नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 16 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 16 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 16 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 16 जुलाई सन 1661 को स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया था। 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। आज के दिन सन 1905 को बागेरहाट अब बांग्लादेश में एक जनसभा में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी दी गई थी। 16 जुलाई सन 1925 को नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली थी। 16 जुलाई 1945 को ही अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया था। 16 जुलाई 1951 को नेपाल को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। और आज ही के दिन सन 1969 को इंसान को चांद पर पहुंचाने की पहली कोशिश के तहत अमेरिका के केप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था। तो ये थे 16 जुलाई से रिलेटेड कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। इसका निर्माण आईआईटी दिल्ली द्वारा किया गया है। कोरशॉर उन कंपनियों में से एक है जिसने जांच मुक्त आरटीपीसीआर आधारित कोविड-19 परीक्षण किट के लिए आईआईटी दिल्ली से गैर अनन्य लाइसेंस प्राप्त किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नाबार्ड के द्वारा। तो जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड के द्वारा डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें जिनमें वे शामिल हुए थे। डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का भी ऐलान किया। इस पुनर्वित्त योजना के जरिए विकास वित्त संस्थान का लक्ष्य अपने 2150 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को वित्त सहायता प्रदान करना है। एक के अलावा इसने प्रमुख कृषि साख समितियों को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भी ऐलान किया है। यह वित्तीय सहायता 2020-21 से 2022-23 तक यानी 3 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 में 5,000 पैक्स को अपग्रेड करने, इसके बाद वित्त वर्ष 2022 में 15,000 पैक्स और वित्त वर्ष 2023 में 15,000 पैक्स को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। तो अब डिजिटल चौपाल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं GR चिंताला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है भारत। तो जी हाँ दोस्तों, ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जेहदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है।
ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा लेन देन और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन का जारी किया जाएगा। अब भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और भारत को ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत आवागमन और परिवहन गलियारे में एक हिस्से के रूप में चाबार जहेदान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जरूरी सेवाएं मुहैया कराने वाला था। समझौते के अंतर्गत भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON ने इस परियोजना के लिए सारी सेवाएं, अधिरचना कार्य और वित्त पोषण प्रदान करने का भी वादा किया था। अब भारत को चाबार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा किसने की है? ईरान ने। तो ये रहा मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और वहां की करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम दुराईस्वामी को कहां का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। तो जी हां दोस्तों, विक्रम दुराईस्वामी को बांग्लादेश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये रहे विक्रम दुराईस्वामी। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुराईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था कि तुर्कमेनिस्तान के भी नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया था? विधुपी नायर। और आज बांग्लादेश के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, वो कौन किए गए हैं? विक्रम दुराईस्वामी। अब विक्रम दुराईस्वामी कहां के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? बांग्लादेश के। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और वहां की करेंसी क्या है? टका। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। और वहां की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है IIT कानपुर। तो जी हां दोस्तों, IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की है। IIT कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट UV सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की है। इस डिवाइस से 15 वाट की 6 UV लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। शुद्ध को अस्पतालों, होटल, मॉल, कार्यालयों और स्कूल जैसे सबसे ज्यादा जोखिम भरे स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायक हो सकता है। उपलब्ध स्मार्टफोन पर इसकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से इसे ऑन ऑफ, गति और स्थान को दूर रहकर नियंत्रित किया जा सकता है। अब शुद्ध को किसने विकसित किया है? IIT कानपुर ने। और IIT कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर अभय करंदीकर। कौन है? प्रोफेसर अभय करंदीकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे BCCI का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हेमांग अमीन। तो जी हां दोस्तों, हेमांग अमीन को BCCI का नया CEO नियुक्त किया गया है। ये रहे हेमांग अमीन। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसे BCCI के पदाधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था। हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। वह जून 2010 में IPL की संचालन टीम में शामिल हुए थे और उन्हें 2015 में IPL के COO के रूप में नियुक्त किया गया था। अब हेमांग अमीन किसके CEO बने हैं? BCCI के। और BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस
कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 15 जुलाई। तो जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। अब विश्व युवा कौशल दिवस 2020 की जो थीम है वो रखी गई है स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। क्या रखी गई है? स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर है स्टीफन किंग। तो जी हाँ दोस्तों, इफ इट ब्लीड्स स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई है। ये है स्टीफन किंग और ये है उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक इफ इट ब्लीड्स। स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस बुक की कहानी एल्बर्ट मैकग्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। अब स्टीफन किंग कौन है वो जान लेते हैं। किंग सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक है। वह साल 2014 के नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। साथ ही उन्हें अमेरिकन लेटर्स में विशिष्ट योगदान के लिए 2003 के नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करने के लिए भी चर्चा में आए थे। अब बात करते हैं हमारे कल के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो का क्वेश्चन था, इसरो किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। तो जी हाँ दोस्तों, इसरो ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। सही उत्तर देने वालों के नाम है नितिन कुमार, नेहा आर्या, साक्षी आर्या, अभिषेक दंगी, मनीष ममगई, सोनू सरिता, डी सौ। और मनीष ममगई ने अपना आंसर डी दिया था और बहुत ही सुंदर अक्षरों में अपना आंसर दिया था। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।